तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 15 में अपन लोगों ने देखा था कि कितना अपन लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं और फिक्स रेट के अकॉर्डिंग अपन लोग को कितना उनका कॉस्ट पे करना पड़ता है। यानी लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था how to calculate the cost of electricity which we guys have consumed in our houses या factories और शॉप। और उसके बाद अपन लोगों ने ढेर सारा प्रॉब्लम विद कंसर्न टॉपिक करा था। अपन लोगों ने कुछ NCERT के भी क्वेश्चन सोल्व करे, कुछ HC वर्मा के भी क्वेश्चन सोल्व करे। और चलिए आज अपन लोग एक देखते हैं कि अपन लोग अभी हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं, उसी हीटिंग इफेक्ट का आज अपन लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ का जैसे जानते हैं कि ईच लेक्चर आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है NCERT और HC वर्मा, जहां पर अपन लोग NCERT और HC वर्मा का ईच क्वेश्चन इन्वॉल्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड ऑफ द ईच लेक्चर आपको कुछ होमवर्क भी मिलता है, जहां पर ईच क्वेश्चन का हिंट आपको दे दिया जाता है एंड रेस्ट आपको सोल्व करने पड़ते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप NCERT बुक और HC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको दोनों बुक का PDF फॉर्मेट में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी दिखाया जाता है विद कंसर्न वीडियोस आपका नोट मिल जाता है PDF फॉर्मेट में, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज अपन लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग लगाइए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ heating effect of electric current और ये लेक्चर आपका कितना हो गया? तो ये लेक्चर आपका हो गया 16। चलिए मैं वो भी मेंशन कर देता हूं, ये आपका हो गया क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर आपका हो गया 16। और यहां पर मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहूंगा कि अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस करके ऑप्शन है, वहां पर आप कॉन्टेक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। देखो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसे अपन लोग बोलते हैं कि लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं जिसे अपन लोग? लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में अपन लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूजेस है, रूम हीटर में यूजेस है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूजेस है, इमर्सन हीटर में यूजेस है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूजेस है, टोस्टर में यूजेस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूजेस है, वाटर हीटर में यूजेस है, जिसे अपन लोग सिंपली गीजर भी कहते हैं। और भी बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो चलिए अपन लोग पहले लैंग्वेज के तौर पर भी समझेंगे ताकि आपको कुछ नोट भी मिल जाए। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट has many uses like electric fan, electric bulb, room heater, electric iron, immersion heater, toaster, electric fuse, water heater, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? गीजर भी अपन लोग, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? गीजर भी जिसे अपन लोग बोलते हैं, एंड ETC और भी बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूजेस है। अब ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पर जितने भी सारे हीटिंग अप्लायंस का मेंशन नाम करा है, उस हीटिंग अप्लायंस में क्या रहता है? एक हीटिंग एलिमेंट रहता है जिसे अपन लोग सिंपली कॉइल्स बोलते हैं। तो ऑल दीज हीटिंग अप्लायंस
all these heating appliance contain heating elements, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कॉइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल्स बोलते हैं। और ये कॉइल्स क्या होता है? ये कॉइल्स आपका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है। कॉइल्स हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब कॉइल का क्यों हाई रेजिस्टेंस होता है, ये हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ऑलरेडी इसका डिस्कस कर दिया है। तो वहां से आप जाके देख सकते हो कि व्हाई कॉइल्स हैव अ हाई रेजिस्टेंस। तो हमने उनका डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर मुझे उसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस विथ मेड ऑफ, अब देखो ये जो कॉइल्स होता है ये किसका बना होता है, ये भी हमने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में, आप जाके देख सकते हो। तो जो कि मेड ऑफ किसका होता है, तो जो कि मेड ऑफ आपका होता है नाइक्रोम वायर एलॉयज का, ठीक है। ये जनरली और भी बहुत सारे ये जो कॉइल है वेरियस टाइप्स के एलिमेंट से बना होता है, जिनका जनरली रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। बट जनरली अपन लोग क्या लेते हैं, जनरली अपन लोग नाइक्रोम वायर का एलॉयज का कॉइल्स लेते हैं, क्योंकि उनका जनरली जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। अब ध्यान से सुना, व्हेन दीज अप्लायंस, कौन सा अप्लायंस, तो व्हेन दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई, जब इलेक्ट्रिकल ये जो अप्लायंस हैं ये कनेक्टेड होता है पावर सप्लाई से, और ये पावर सप्लाई को कैसे इससे कनेक्ट करते हैं, तो विथ इंसुलेटेड ऑफ कॉपर वायर से हम इसे कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, तो विथ इंसुलेटेड कॉपर वायर से। उसे हम डायरेक्टली जो हीटिंग अप्लायंस होता है उनको अपन लोग डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते हैं, उसको अपन लोग किससे कनेक्ट करते हैं, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर से इसे हम लोग जनरली कनेक्ट करते हैं। कहां से, तो पावर सप्लाई से। अब रहा बात यहां पर, ये क्वेश्चन मत उठाना कि ओनली इंसुलेटेड कॉपर वायर से ही क्या हम इसे कनेक्ट करते हैं, नहीं, हम इंसुलेटेड कोई भी कंडक्टर वायर से हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो याद रखना, मे बी आपका एल्युमिनियम वायर हो सकता है, मे बी आपका कॉपर वायर हो सकता है, वो आपके कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि इतने बजट का आप वायर को विथ स्टैंड कर सकते हैं। तो ये रहा अपन लोग, तो ऑल दीज appliances are connected with power supply by insulated copper wire, then large amount of heat is produced। क्या होता है तब, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, किस में, तो उस हीटिंग एलिमेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो मैं क्या यहां पर लिख दूं, इन द हीटिंग एलिमेंट, इन द हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, जिसे जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स को अपन लोग जनरली कॉइल्स बोलते हैं। अब यहां पर एक बात रहा कि हमने क्या बताया कि ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है उसमें भी क्या हीट प्रोड्यूस होता है, तो बिल्कुल हीट तो सभी में प्रोड्यूस होगा, बट किसी में हाई हीट प्रोड्यूस होगा, किसी में लो हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर और लिख लीजिए, बट नेग्लिजिबल heat produced in किसमें, कॉपर वायर, ठीक है। अब यहां पर नेग्लिजिबल हीट क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है, बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस। और ये हीटिंग एलिमेंट में इतने ढेर सारे क्यों हीट प्रोड्यूस होता है,
बिकॉज ऑफ इनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर उसका पॉइंट यहाँ पर एडप्ट नहीं करें। तो ये हम अभी किसके बारे में बता रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जितने भी सारे हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बताया है, किसका, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक आयरन का और जितने भी हीटर हैं उनका। तो ये हीटर है, चाहे वो रूम हीटर हो या इमर्सन हीटर हो या आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो या कुछ भी हो या वाटर हीटर हो। तो हम अभी हीटर का और इलेक्ट्रिक आयरन का आज के लेक्चर में इन दो डिवाइसेस का डिस्कस करेंगे। और रेस्ट जो भी है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब यानी लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बल्ब का भी हम कैटेगराइज वहां पर करेंगे। तो फिलहाल इसी में अगर इंक्लूड करता हूं तो लेक्चर में भी बड़ा हो सकता है, तो हम उसे दूसरी पार्ट में बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी अपन लोग हीटर के बारे में जनरली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। क्या लगाते हैं हेडिंग? इलेक्ट्रिक हीटर। तो देखो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। अब रहा बात कि इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में अपन लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। बाय द वे इनका डीप डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इनके बारे में कभी कभार 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाया करता है, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटर क्या है। तो यहाँ पर अपन लोग इनका कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन इनका क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक हीटर का क्या होता है, तो इट यूजेस व्हाट, कौन सा यूजेस, तो इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस नाइक्रोम वायर। तो इट यूजेस नाइक्रोम वायर। किसके लिए, तो एज हीटिंग एलिमेंट के लिए, एज हीटिंग एलिमेंट के लिए, एज हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, कौन यूजेस करता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर यूज करता है नाइक्रोम वायर के लिए। किसके लिए, तो एज हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। अब ये तो हमने देखा कि हीटिंग एलिमेंट्स में हमने नाइक्रोम वायर का यूज करा। अब इसको कैसे यूज करते हैं, यहां पर ये बात समझना कि इस नाइक्रोम वायर को हम कैसे इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं। ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है इनको अपन लोग इलेक्ट्रिक हीटर में कैसे यूज करते हैं, तो इस हीटिंग एलिमेंट को, जिसे अपन लोग जनरली कॉइल्स बोलते हैं, इसको अपन लोग स्पाइरल स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले, यानी द स्पाइरल, यानी ये जो हीटिंग एलिमेंट है या कॉइल है, इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इनका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस कैसे हुआ कॉइल का, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब इनका लेंथ कुछ ज्यादा लंबा हो, और उस लेंथ को हम कैसे लंबा कर सकते हैं, तो उनको जब हम स्ट्रक्चर स्पाइरल में फॉर्म कर देते हैं तो उनका लेंथ हाई हो जाएगा। अगर लेंथ हाई हो जाता है तो उस थिंग्स का रेजिस्टेंस हाई कर जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसा रहा कॉइल का, तो स्पाइरल स्ट्रक्चर रहा। तो द spiral coils of किसका, तो नाइक्रोम वायर का, नाइक्रोम वायर इज कैसे प्लेस करा जाता है, इज प्लेस्ड इन zigzag मैनर। देखो ये जो कॉइल होता है नाइक्रोम वायर का, इसको हम कैसे प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, तो इसको अपन लोग जिगजैग मैनर में प्लेस करते हैं। कैसे प्लेस करते हैं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अभी मैं इनका फोटो बनाऊंगा। तो वहां पर इस कॉइल को कैसे अपन लोग जिगजैग मैनर में प्लेस करते हैं, किस में, तो पोर्सिलीन में। आप पूछोगे कि पोर्सिलीन क्या है, तो जिस पर अपन लोग ये कॉइल को प्लेस करते हैं, दैट इज इंसुलेटर होता है, उसी को अपन लोग पोर्सिलीन बोलते हैं। पोर्सिलीन का आप बेस्ट एग्जांपल हीटर में देख सकते हो, या पोर्सिलीन का आप बेस्ट एग्जांपल आप ये जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक को वन सिटी से या वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करते हैं पावर को, तो वहां पर एक जो स्ट्रक्चर होता है, जब एक वायर से दूसरे वायर में जहां पर एक पोल आता है, वहां पर आप देखोगे कि एक पोर्सिलीन होता है, जो कि जनरली वो मिट्टी का बना होता है, जिसे अपन लोग जनरली चिकनी मिट्टी बोलते हैं। अब ये तो हमने देखा कि जिगजैग मैनर में कॉइल्स को हमने प्लेस करा। किस में प्लेस करा, तो ग्रुप्स ऑफ पोर्सिलीन में हमने प्लेस करा। प्लेस्ड इन जिगजैग मैनर इन ग्रुप्स ऑफ
grooves of porcelain पोर्सलिन फ्रेम में, पोर्सलिन फ्रेम में, ठीक है। अब देखो, अब जब व्हेन करंट पास करते हैं किससे, तो थ्रू हीटिंग एलिमेंट से, तो व्हेन करंट इज पास थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, तब क्या होता है, तो चलिए लिखते चलते हैं। व्हेन करंट इज पास्ड, व्हेन करंट इज पास्ड किससे, तो थ्रू दिस हीटिंग एलिमेंट से, थ्रू हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, तब ये हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, गेट्स रेड हॉटेड, देन इट गेट्स रेड हॉटेड, रेड हॉटेड। कौन रेड हॉटेड हो जाता है, ये हीटिंग एलिमेंट आपका रेड हॉटेड हो जाता है। तो मेरे पास तो अभी जगह नहीं है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो या पॉज का बटन दबाकर आप इसे कॉपी कर लो, सच दैट हम इसे इरेज करके आगे बढ़ सकें। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा या पॉज का बटन दबाकर इसे कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ने जा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं आगे। अब जो हमने देखा कि जो लाइन जब या इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं हीटिंग कॉइल से, तो हीटिंग कॉइल क्या हो जाता है, रेड हॉटेड हो जाता है। अब ये रेड हॉटेड क्यों हो जाता है, तो ड्यू टू ऑफ हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, तो ड्यू टू ऑफ हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ड्यू टू ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू ऑफ हाई रेजिस्टेंस के कारण वो कॉइल क्या हो जाता है, अपना हीटेड हो जाता है या रेड हॉटेड हो जाता है। अब रहा बात कि जो हीटिंग कॉइल से जो हीट जनरेट होता है उसका क्या काम होता है। द हीट जनरेटेड बाय अ हीटिंग एलिमेंट, द हीट generated by heating element, जिसे अपन लोग जनरली कॉइल्स बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स इज यूज्ड फॉर किसके लिए, वर्किंग के लिए या हीटिंग पर्पस के लिए, यूज्ड फॉर वर्किंग और हीटिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए। आई थिंक आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो लेक्चर को टिल द एंड तक देखिए, कंप्लीट आप समझ जाओगे। तो देखो यहां तक तो हमने समझ गया कि हीट जो जनरेट होता है उसका क्या काम होता है, हीटर से। अब रहा बात कि ये जो पोर्सलिन का हमने जो डिस्कस करा है या पोर्सलिन का जो नेम हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है उसी बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो पोर्सलिन क्या होता है, तो पोर्सलिन आपका इंसुलेटर होता है। क्या होता है, आपका इंसुलेटर होता है। तो पोर्सलिन, चलिए पोर्सलिन क्या है, पोर्सलिन इज एन इंसुलेटर। पोर्सलिन क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इसलिए इंसुलेटर होता है क्योंकि देखो, चलिए यहां पर मैं फिगर बना रहा हूं, उस फिगर के अकॉर्डिंग पोर्सलिन इंसुलेटर क्यों है वो आप, या पोर्सलिन एक इंसुलेटर है उसका हमने यहां पर क्यों यूज करा है ये आप समझ जाओगे। तो पोर्सलिन इज एन इंसुलेटर विच इज नॉट टू हीटेड ड्यू टू ऑफ हाई हीट जनरेटेड बाय अ हीटिंग एलिमेंट, which is not too heated, which is not too heated, वो ज्यादा हीटेड नहीं होता। अगर कुछ दूसरा हम अगर हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर लेते हैं तो वो हीट हो जाता है और उनका स्ट्रक्चर भी कुछ बदल जाता है। इसीलिए हम पोर्सिलिन लेते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है हीट होने के उपरांत भी। तो विच इज नॉट टू हीटेड एंड नॉट changes its shape, not changes its shape due to heat generated by heating element,
हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट्स। तो अब चलिए थोड़ा बहुत पोर्सिलिन के बारे में भी हम यहां पर समझ गए हैं। अब जरा सा हम इस इलेक्ट्रिक हीटर का एक जनरल कंस्ट्रक्शन देखते हैं या जनरल फिगर वगैरह देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक हीटर का जनरली फिगर कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर का जनरली फिगर कुछ देखते चलो। मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते चलना। तो देखो ये हमने कुछ सिमेट्रिक डायग्राम बनाया है। किसका? तो इलेक्ट्रिक हीटर का। ये हीटर का जनरली आपका फ्रंट व्यू है। कैसा व्यू है? आपका फ्रंट व्यू है। व्यू भी आपका देखो, एक व्यू होता है आपका साइड व्यू, एक होता है आपका टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू। इसी तरह कुछ आपको पिक्चर का व्यू होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक हीटर का फ्रंट व्यू बनाया है। किसका व्यू बनाया है? फ्रंट व्यू बनाया है। अब देखो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक हीटर है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये ब्लैक मत समझना, यहां पर आपका पोर्सिलीन होता है। क्या होता है? पोर्सिलीन होता है। इस पोर्सिलीन में कुछ इस तरह के डिजाइन करे गए रहते हैं। किस तरह का डिजाइन करा गया रहता है? कुछ इस तरह का डिजाइन करा गया था। हमारे पास क्या है? एक स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर का एक हीटिंग कॉइल है या हीटिंग वायर या नाइक्रोम वायर है। उस वायर को हमने क्या करा? एक सिरा यहां पर देखो एक सिरा हमने क्या करा है? यहां से बांधकर ऐसे करके, ये तो देखो होता क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर पोर्सिलीन का वो स्ट्रक्चर रखा रहता, उसमें हम लोग कॉइल को कुछ इस तरह अरेंज करते हैं, कुछ इस तरह। और एक सिरा कुछ यहां पर आता है और दूसरा सिरा जो एक वायर है ना, उसको अपन लोग जो ऐसे इसमें ग्रुप में प्लेस करते हैं। तो एक सिरा इस एंड को और दूसरा सिरा यहां पर, ये जो वायर है जिससे हम कॉर्ड को कनेक्ट करेंगे या पावर सप्लाई को यहां पर कनेक्ट करते हैं। देखो ये सिरा को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया और ये सिरा को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, ताकि देखो ये तो, और ये इनका क्या है? ये इनका हीटर का सॉकेट है। ये क्या है? हीटर का सॉकेट। और ये दोनों क्या है? सॉकेट से दो निकला हुआ वायर है। क्या दो वायर है? एक न्यूट्रल वायर और एक आपका लाइफ वायर। क्या है? दो वायर है। तो एक वायर से हमने यहां पर कनेक्ट करा, दूसरे वायर से हमने यहां पर कनेक्ट करा। ठीक है। अब देखो जब हमने कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये कॉइल क्या हो जाएगा? हीटेड हो जाएगा। इसके ऊपर हमने ये मान लो क्या रखा है? अभी केटल रखा है, कुछ भी केटल रखा है जिसमें हम मान लो कि अभी वाटर को हीट कर रहे हैं। तो ये मान लो कि हमने केटल रखा है या पॉट रखा है। इस पॉट में हमने पानी डाल दिया और ये रेड कलर का जो देख रहे हैं वो क्या है? अपना पॉट है। इस पॉट को हम यहां पर ये मत समझना कि ये इसको ये टच कर रहा है, इसको टच नहीं जनरली कर रहा है। इनका क्या होता है? तो इन पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ताकि इनका ये जो है इस हीटिंग एलिमेंट से डायरेक्ट टच ना हो। क्या? डायरेक्ट टच ना हो। तो इनके ऊपर ही प्लेस करा रहता है, इनके ऊपर ही कुछ देखो ऐसे रहता है, बर्तन को कुछ ऊपर रखा जाता है, उनका कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है। जनरली 50 और 60 रुपीज में आपका एक हीटर देता है। तो ये जनरली हीटर का हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा हुआ है। तो पोर्सिलीन के अंदर इस स्पाइरल कॉइल्स को प्लेस करते हैं। अब देखो इसलिए प्लेस करते हैं कि अगर देखो ये दोनों यहां पर टच हो जाएंगे तो यहां से यहां तक करंट पास कर जाएगा। तो यहां से यहां तक करंट को अभी ट्रेवल करने में थोड़ा लंबा टाइम लगना चाहिए। अगर यहां से यहां तक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रहता तो इनके थ्रू टच हो जाने से करंट यहां से यहां पास हो जाता, यहां से यहां पास हो जाता। तो देखो करंट को इस हीटिंग एलिमेंट में कम टाइम तक रहने में क्या होगा? हीट कम प्रोड्यूस होगा। व्हाई? तो देखो हीट क्या है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या H = I²RT। तो जितना देर तक हम करंट को रख सकते हैं, तो ये कैसे होगा? जब यहां से, यानी कहने का मतलब इस कॉइल में जितना अधिक टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतना ही हीट हाई होगा।
तो इसीलिए अपन लोग इसे घुमा घुमा कर जिगजैग मैनर में इस कॉइल को प्लेस करते हैं। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक हीटर का क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ये प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आई थिंक आपने इनका प्रिंसिपल देख लिया, वर्किंग कैसे है ये भी देख लिया, कंस्ट्रक्शन क्या है ये भी आपने देख लिया। तो चलिए देखो प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ये काम करता है, यानी H = I²R⁻T। इस प्रिंसिपल पर हीटर काम करता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए अपन लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में देखेंगे। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर अपन लोग इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बढ़ेंगे। तो आई होप इनका आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा या पॉज का बटन दबाकर आपने इनका कॉपी कर लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करके इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। तो अब चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन का क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल वही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ये भी काम करता है। क्या इनका कंस्ट्रक्शन है और क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल है, तो ये अपन लोग देखेंगे। तो चलिए देखो ये इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है। तो इसमें भी हाई रेजिस्टेंस का नाइक्रोम वायर रहता है। इसमें भी क्या रहता है, हाई रेजिस्टेंस का नाइक्रोम वायर का एलवाइज रहता है एज अ कॉइल के रूप में। और वो क्या रहता है, इनक्लोज्ड विथ किसके में इनक्लोज रहता है, तो वो माइका सीट में इनक्लोज रहता है। अब माइका सीट में क्यों इनक्लोज रहता है, देखो इसीलिए माइका सीट में इनक्लोज रहता है कि देखो माइका सीट में हीटिंग कॉइल जो होता है, मान लो कि ये एक हीटिंग कॉइल है, ये मान लो कि नाइक्रोम वायर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये मान लो मेरा पाम क्या है, एक माइका सीट है, और ये मेरा दूसरा पाम क्या है, माइका सीट है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे हीटिंग ये जो एलिमेंट है या कॉइल है या नाइक्रोम वायर है, ये ऐसे इनक्लोज रहता है। और देखो ऐसे इनक्लोज रहता है इसीलिए कि इनका हीट जो है इसमें ट्रांसफर हो, मेरे इस पाम में ट्रांसफर हो। और ये माइका सीट क्या है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। माइका क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और इस माइका सीट से अपन लोग अटैच करते हैं हेवी मेटल विच इज मेड ऑफ आयरन, जो कि जनरली आयरन से बना होता है। तो देखो इससे कनेक्ट करते हैं, और जब यहां पर आयरन है, इस पाम के नीचे मान लो कि एक पाम हमने दे दिया, ये पाम क्या है अपना, ये पाम अपना है आयरन सीट है। तो आयरन सीट से इस माइका सीट से आयरन सीट में हीट ट्रांसफर हुआ, और इस सीट से अपन लोग जनरली क्लॉथ को प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉथ को प्रेस करते हैं। तो हीट भी इसमें ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक भी अपन को नहीं लगा। तो यही यूजेस है माइका का, किसमें, तो इलेक्ट्रिक आयरन में। याद रखना, बहुत ही इजी कंसेप्ट था। तो चलिए अपन लोग समझेंगे थोड़ा बहुत। तो द कॉइल्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर, हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर इज क्या रहता है, इज इनक्लोज्ड विथ माइका सीट। अब ये माइका सीट क्या है, तो जनरली अपन लोग इसे लेमन की लैंग्वेज में अभ्रक भी बोलते हैं। और यहां पर एक बात मैं खुशी के साथ कहना चाहूंगा, अभ्रक का मेन सोर्स अपना बिहार ही है। बिहार में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। तो ये क्या है, माइका सीट से ये नाइक्रोम वायर जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसमें वो इंक्लूड रहता है। हमने तो ऑलरेडी इनका फिगर के थ्रू आपको समझा रखा है कि कैसे रहता है, और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर दे देते हैं गुड लुकिंग के लिए या गुड शेप के लिए। तो वो सब तो ऊपर की बात है, इनका अंदर प्रिंसिपल या मैकेनिज्म क्या है वो हमने यहाँ पर समझा दिया। तो विच इज इनक्लोज्ड विथ माइका सीट रहता है। एंड ये जो माइका सीट रहता है ये कहां पर प्लेस करा जाता है, एंड माइका सीट आर प्लेस्ड इन heavy metal block
मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक कोई भी इस माइका शीट के किस पर प्लेस करा जाता है, कोई भी मेटल ब्लॉक जो कि हेवी रहता है उसके ऊपर प्लेस करा रहता है, ठीक है। अब वो आपका कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल ब्लॉक यहां पर यूज करते हैं। तो वो हेवी मेटल जनरली अपन लोग आयरन का ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं। आयरन का जनरली इसीलिए अब नहीं लेते हैं क्योंकि उनका भी रस्टिंग वगैरह होता है, ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, तो ये सब कुछ ड्रॉबैक है आयरन का। तो हम कुछ दूसरा मेटल भी यूज कर लेते हैं। अब यहां पर हमने जो नाइक्रोम वायर का यूज जो करा है, दिस नाइक्रोम वायर, दिस नाइक्रोम wire is connected with power supply and transfers its heat to metal block। ट्रांसफर इट्स हीट टू मेटल ब्लॉक, कैसे? बाय कंडक्शन से, ठीक है। और ये जो हीट ट्रांसफर हो जाता है उसका क्या यूज होता है? तो उसका यूजेस होता है मेटल ब्लॉक टू यूज फॉर क्लॉथ्स के लिए जनरली वो हीट अपन लोग यूज करते हैं। और ये माइका शीट हमने क्या बताया था, इम्बेडेड होता है या इनक्लोज होता है किसके बीच में? तो क्वाइल्स को ये माइका शीट क्या करता है? तो इनक्लोज करता है। तो माइका शीट या द हीटिंग कॉइल्स इज embedded between mica sheet, as mica is a good conductor of heat and bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक आयरन का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या कंस्ट्रक्शन है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक आयरन का जनरली आप अपने बुक में देख लेना क्या इनका फिगर है। फिगर आपको ड्रॉ उतना क्लियरली करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रिक आयरन तो देख लिया। आई थिंक लेक्चर अभी छोटा है, तो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी आज ही डिस्कशन कर दूं, ताकि लगभग लेक्चर ऑन एवरेज 1 आवर या 2 आवर तक रहे। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी। तो पहले आप इसे कॉपी कर लो। आई थिंक आपने इनका स्नैपशॉट या पॉज का बटन दबाकर कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। अब अपन लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक वायरिंग। तो हेडिंग लगाइए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliance। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में अपन लोग देख लेते हैं।
तो जनरली अपन लोग ये पहले समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूज एक्चुअली में है क्या। तो फ्यूज इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थीन कॉपर वायर। क्या है? फ्यूज इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थीन कॉपर वायर हैविंग अ लो, या कैसे, तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। पहले चलिए लैंग्वेज के तौर पे समझते हैं। फ्यूज इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ copper thin wire having very low melting point, अब देखो एक और बात समझो, फ्यूज जनरली है क्या, तो ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है। कैसे एक सेफ्टी डिवाइसेस है, तो पहले आप ये पॉइंट बना लीजिए, फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस। क्या है? फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब कहीं ना कहीं हुआ कि सेफ्टी डिवाइस दैट मीन्स कि कोई भी जो अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको इलेक्ट्रिक पावर डैमेज ना होने दे ड्यू टू ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट डज नॉट फ्लो excessive current flow through किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है। और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस किसमें कनेक्ट करा गया रहा था? तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपका कनेक्ट करा गया रहा था इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये तो हम समझ गए कि फ्यूज क्या है, तो एक टाइप का एक सेफ्टी डिवाइसेस है। कैसे सेफ्टी डिवाइसेज है? तो जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जितना उनका रेटिंग रहता है विथ टॉलरेंस के साथ, कितना अप टू करंट फ्लो हो सके उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो वो फ्यूज उतना ही उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट फ्लो करने तक को अलाउ कर सकता है। तो इस सेफ्टी डिवाइस को उस अप्लायंस के साथ कैसे कनेक्ट करा जाता है, या उस सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट करा जाता है? तो फ्यूज इज placed series with devices। ये फ्यूज कैसे प्लेस करा जाता है? सीरीज के साथ डिवाइस में या सर्किट में प्लेस करा जाता है। क्यों प्लेस करा जाता है? देखो, मान लो कि अभी हम यहाँ पर मान लो कि अभी मैं फिगर कुछ ऐसा बना रहा हूं। ये क्या है? मान लो फ्यूज है। इसीलिए फ्यूज को हम सीरीज में अप्लाई करते हैं। मान लो कि यहां पर एक बल्ब है, ठीक है, यहां पर एक बल्ब है, तो करंट कहां से फ्लो करता है? तो करंट इस सर्किट से कुछ ऐसे फ्लो करेगा। तो इसमें एक्सेसिव करंट ना फ्लो हो, तो इसीलिए अपन लोग फ्यूज को कुछ यहां पर अप्लाई करते हैं। मान लो कि अगर ज्यादा करंट, यानी मान लो कि इसमें इस बल्ब को जलने के लिए 5 एम्पियर का करंट चाहिए। अगर सपोज करो कि अगर ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा? ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक हो जाएगा तो करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा, कुछ सर्किट ऐसे हो जाएगा। अब जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट नहीं चलेगा, तो ये डिवाइस अपना क्या हो जाता है? ये डिवाइस अपना बच जाता है टू बिकम फ्यूज होने से ये डिवाइस क्या हो जाता है? बच जाता है। तो इसीलिए अपन लोग यहां पर डिवाइस से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं फ्यूज को। मैं यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं। किसका? तो इस फ्यूज का। तो चलिए अपन लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो ये फ्यूज का क्या प्रॉपर्टीज होता है? ये जो थीन वायर है, देखो ये जो थीन वायर है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ लो रहता है, तो इनका क्या कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है? तो चलिए प्रॉपर्टीज अपन लोग समझते हैं। तो एथीन फ्यूज वायर हैव, ध्यान से देखना ये प्रॉपर्टीज। इस थीन फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रहता है। वायर हैव हाई रेजिस्टेंस
हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू जितना भी उस सर्किट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऐड करे रहते हैं, हाई रेजिस्टेंस एज compared to the electrical appliance used in circuit किसमें? तो उस सर्किट में जितना भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस जितना होता है, उनसे हाई रेजिस्टेंस को अपन लोग वायर का यूज करते हैं किसमें? तो एज अ फ्यूज में हम लोग यूज करते हैं। क्यों इनका रेजिस्टेंस हाई रहता है? तो ध्यान से समझना, हाई रेजिस्टेंस फ्यूज वायर का क्यों रहता है? तो बिकॉज व्हेन current in the circuit is rises due to any reason, कुछ भी रीजन से मान लो कि सर्किट में अगर करंट का जो फ्लो हो रहा है अगर वो राइज हो जाता, अगर वो बढ़ जाता है, तो देखो हाई रेजिस्टेंस इसीलिए रखते हैं किसका? फ्यूज वायर का। और फ्यूज वायर को जनरली किस में कनेक्ट करते हैं? तो फ्यूज वायर को जनरली अपन लोग सीरीज वे में कनेक्ट करते हैं किसमें? तो वो जिस पर्टिकुलर सर्किट में अपन को ऐड करना है, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस इसीलिए रहता है ताकि देखो उस फ्यूज वायर से जब वो करंट पास करे तो उस फ्यूज वायर में हीट क्या होगा? हाई प्रोड्यूस होगा एज, क्योंकि देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट अगर बढ़ता है तो हीट बढ़ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी करंट बढ़ा तो हीट बढ़ जाएगा। और जब हीट बढ़ जाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूज वायर का क्या रहता है? फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। क्या रहता है? लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो जैसे ही उनका हीट बढ़ गया उस फ्यूज वायर में, तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट करके वो ब्रेक कर देगा किसको? तो सर्किट को, जो कि सर्किट कंप्लीट करा रहता है सीरीज वे में विद डिवाइसेस के साथ। तो देखो ड्यू टू एनी रीजन देन द फ्यूज वायर gets hotted and melt, ठीक है। वो हॉट होकर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। जब पिघल जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब सर्किट बिकम हो जाएगा। देन सर्किट बिकम्स ब्रेक। सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब रहा बात कि ये जो फ्यूज वायर है क्यों अब ब्रेक हो जाता है, मेल्ट होकर? तो इसका रीजन आपका हो सकता है ड्यू टू ओवरलोड हो जाने पर उस सर्किट में फ्यूज आपका मेल्ट होकर ब्रेक हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण भी आपका फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा। तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। तीसरा क्या हो सकता है? फ्लक्चुएशन ऑफ पावर के चलते भी हो सकता है। तो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन पावर के कारण भी आपका ये रीजन हो सकता है टू फ्यूज वायर बिकम्स ब्रेक। तो यही कुछ रीजन है देखो किसका? फ्यूज वायर का ब्रेक करने के लिए। फ्यूज वायर का ब्रेक करने के लिए ये कुछ रीजन है जिससे वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। अब रहा बात कि जनरली ये तो फ्यूज वायर पढ़ रहे हैं, चलिए इनका थोड़ा सा फिगर भी देख लेते हैं कि कैसे फ्यूज वायर होता है। तो जनरली फ्यूज वायर के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो मैं जनरली कुछ एक फ्यूज वायर का
स्ट्रक्चर बना देता हूं। फ्यूज वायर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखो मैं यहां पर भी फ्रंट व्यू बना रहा हूं। ये आपका ग्लास ट्यूब होता है, ये आपका फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर होता है, ये आपका ग्लास ट्यूब होता है, ये आपका फ्यूज वायर होता है। अब देखो एक बात हमने बताया था कि इस फ्यूज वायर को हम जनरली किस में कनेक्ट करते हैं, तो इस फ्यूज वायर को जनरली हम सीरीज वे में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पावर सप्लाई से दो वायर मिलता है। कैसा कैसा वायर मिलता है, एक लाइव वायर मिलता है, एक आपका न्यूट्रल वायर मिलता है। कैसा कैसा वायर मिलता है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो सीरीज में तो अपन लोग ऐड करेंगे फ्यूज वायर को, बट किस वायर में ऐड करेंगे, तो अपन लोग फ्यूज वायर को फ्यूज वायर इज कनेक्टेड, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ किसमें, तो लाइव वायर में, लाइव वायर, नॉट न्यूट्रल वायर, नॉट न्यूट्रल वायर, नॉट न्यूट्रल वायर में। तो हम फ्यूज वायर को जनरली किस में कनेक्ट करते हैं, तो जनरली हम फ्यूज वायर को लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। अगर मान लो कि फ्यूज वायर को हमने न्यूट्रल वायर में अगर सीरीज वे में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो अगर हम फ्यूज वायर को अगर हम न्यूट्रल वायर में सीरीज वे में अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, सेवरल शॉक विल इम्पोज्ड इफ वी टच दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अगर इससे डायरेक्ट लाइन फ्लो करता है तो क्या होगा, अपने को सेवरल शॉक झेलना पड़ेगा। अदरवाइज several shock will impose if we touch किसको, when fuse is connected series with neutral wire। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत ये भी आप समझ रहे होंगे कि जो मैं प्रॉपर्टीज फ्यूज का पढ़ा रहा हूं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ क्वालिटीज मैं बता देता हूं, तो पहले आप इसे कॉपी कर लो पॉज का बटन दबाकर, ताकि हम इसे इरेज करके कुछ आगे बढ़ सकें कि कितना कितना एम्पियर का जनरली आपका फ्यूज वायर होता है। तो चलिए, आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। अब देखो मैं कुछ क्वालिटीज और भी फ्यूज का बताने जा रहा हूं, तो जरा इसे भी आप अटेंशन से सुनना। गुड क्वालिटीज ऑफ फ्यूज भी होता है, वो जनरली आपका मेड ऑफ किसका होता है, तो जनरली गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूज आपका मेड ऑफ होता है टिन का, या टिन एलॉयज का होता है, या कॉपर एलॉयज का होता है। तो गुड क्वालिटीज ऑफ फ्यूज वायर is made of tin or tin copper alloys, tin और tin copper alloys। ठीक है, ये कुछ हमने बताया कि फ्यूज का ये कुछ क्वालिटीज हैं। अब देखो बात कि फ्यूज का भी कुछ करंट रेटिंग होता है। फ्यूज का क्या क्या करंट रेटिंग होता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, इसे मैं जनरली आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो फ्यूज वायर जो जनरली आपका होता है वो 1 एम्पियर का होता है, 2 एम्पियर का होता है, 3 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर का होता है, 10 एम्पियर का होता है, etc। जनरली फ्यूज वायर
fuse wire is 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 एम्पियर etc. इस फ्यूज वायर का रेटिंग जनरली कुछ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर का होता है। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि फ्यूज वायर का थिकनेस कुछ हाई है, कहीं पर देखोगे कि थीन फ्यूज वायर यूज करा जाता है। तो कहीं पर थिक यूज करा जाता है, कहीं पे थीन वायर यूज करा जाता है एज अ फ्यूज में। तो वो डिपेंड करता है आपका सर्किट में। तो थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर, थिकनेस ऑफ फ्यूज wire is depends upon circuit या सर्किट लोड, ठीक है। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एग्जांपल के समझो। एन इलेक्ट्रिक आयरन मान लो कि 1 किलो वाट का है, तो पावर आपका कितना हो गया, 1 किलो वाट का हो गया। तो 1 किलो वाट का आपका इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन कितना है, 1 किलो वाट का है। आपको सप्लाई कितना मिलता है, आपको मिलता है V इक्वल टू आपको कितना मिलता है, 220 वोल्ट का मिलता है, ठीक है। तो देखो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ताकि फ्यूज वायर ब्रेक ना हो, तो H इक्वल टू क्या होता है, तो I² RT होता है, ठीक है। और P इक्वल टू क्या होता है, तो V इंटू I होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो पावर कितना है, 1 किलो। तो 1 किलो कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1000 वाट। भी आपका कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। इक्वल टू I हुआ। इसको जब अपन लोग कैंसल आउट करते हैं तो I का वैल्यू आपको क्या मिलता है, भाग 4.5 एम्पियर मिलता है। तो दैट मीन्स अपन को फ्यूज का जो वायर है उसका रेटिंग कितना रखना पड़ेगा, उसका रेटिंग आपको 5 एम्पियर का रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, फ्यूज वायर का। तो जनरली फ्यूज वायर का कितना होगा, 5 एम्पियर का रेटिंग होगा, तभी वो इलेक्ट्रिक आयरन जनरली वो काम करेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पेंड करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा नहीं लगा हिट द डिसलाइक बटन, और पढ़ाई करते रहना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।